करते हैं। हमारे पास कुछ आईटी सेक्टर में फील्ड्स होती है, फुल स्टैक, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस, इन सब के लिए आप यहाँ पे आए। तो फुल स्टैक में क्या कुछ पार्ट्स होते हैं? फुल स्टैक के ना दो पार्ट होते हैं हमारे पास, और वो क्या कुछ है, एक हमारे पास होता है बैक एंड, बैक एंड, एक होता है हमारे पास फ्रंट एंड। इनका मतलब क्या है? बैकएंड होता है जो आप प्रोग्रामिंग लिखोगे, फंक्शनैलिटीज जो होती है। फ्रंट एंड होता है जो ये सामने आपको पार्ट दिख रहा है, जो कलर्स आपको दिख रहे हैं, ये फोन्ट्स आपको दिख रहे हैं, जो भी सरफेस आपको दिख रहा है, उस पे आइकन्स आपको दिख रहे हैं, ये सारी चीजें आपका फ्रंट एंड का पार्ट है। ये सब चीजें आप बनाओगे फ्रंट एंड के पार्ट। इनके ऊपर जो फंक्शनैलिटी लगेगी, जो फंक्शंस हमारे होंगे, ठीक है, जहां से हमारा डेटा आएगा, बाकी सारी चीजें, वो सारा हमारा बैकएंड का पार्ट। समझिए, फ्रंट एंड के लिए आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इसमें नोड जेएस, जावास्क्रिप्ट में नोड जेएस, या फिर 3JS, ऐसी कुछ बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप लोग पढ़ोगे एटसेट्रा फुल स्टैक के लिए, फ्रंट एंड के लिए। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास बैकएंड में क्या क्या होता है? बैकएंड देखो, बैकएंड का मतलब है आ, अपनी मशीन के साथ कन्वर्सेशन करना। समझ गए? हम ना प्रोग्रामिंग का यूज करेंगे इन सब कामों के लिए। तो प्रोग्रामिंग क्या होती है? एक लैंग्वेज होती है, और लैंग्वेजेस का यूज क्यों करते हैं? कन्वर्सेशन करने के लिए। अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले, है ना? तो ना कन्वर्सेशन करने के लिए हम यूज करते हैं। अब मैं आप सबको समझा रहा हूँ, तो आप सब ह्यूमंस हैं, मैं भी ह्यूमन हूँ, हम ह्यूमंस कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो हम ना यूज कर रहे हैं ह्यूमन लैंग्वेजेस का, जैसे हिंदी, इंग्लिश, ऐसे जापानीज का यूज कर सकते हैं, चाइनीज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी हमारी ह्यूमन लैंग्वेजेस होती है। दूसरी तरफ एक पार्ट आया हमारे पास मशीन्स का। अगर हमें इनसे कुछ भी काम करवाना है तो इनको कमांड देनी होगी, और वो कमांड देने के लिए मतलब कन्वर्सेशन करनी होगी हमें। तो वो कन्वर्सेशन करने के लिए हमें एक लैंग्वेज की नीड चाहिए। ठीक है, एक लैंग्वेज की नीड है हमारे पास। तो फिर जो ये नीड, मतलब एक कन्वर्सेशन हमें जो करनी है ना, इसके लिए हमने जो लैंग्वेजेस बनाई उनको हमने नाम दे दिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, अब प्रोग्राम जैसे ह्यूमन लैंग्वेजेस होती है जो ह्यूमंस के साथ कम्युनिकेट करती हैं, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होगी जो हमें मशीन्स के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, अगर मेरे को जापानीज आती होगी तो मैं जापानीज वाले बंदे के साथ इजीली बात कर लूंगा। ऐसे ही अगर हमें मशीन की लैंग्वेज आती होगी तो हम इससे इजीली बात कर लेंगे। बट मशीन की जो लैंग्वेज होती थी वो होती थी जीरो और वन की, है ना? आज भी यही है, जीरो और वन की लैंग्वेज होती है मशीन की, बाइनरी लैंग्वेज। तो उस लैंग्वेज को हम नहीं समझ सकते। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर मेरे को जापानीज आती रही तो मैं जापानीज वाले बंदे के साथ काम ही नहीं कर सकता। तो ऐसे ही मेरे को इसकी लैंग्वेज नहीं आती तो मैं इसके साथ काम ही नहीं कर सकता। तो हमें नई लैंग्वेजेस की नीड थी। तो कुछ लैंग्वेजेस बनाई गई जिनको नाम दिया गया प्रोग्रामिंग। और आज के टाइम पे वो बढ़ के बहुत सारी हो चुकी है, जैसे कि पाइथन, ठीक है, जावा, C++, सी, और आर प्रोग्रामिंग, और PHP, और ARDUINO, और ऐसे ही बहुत सारी, 100+ लिख दो। रूबी, इसके अलावा बहुत सारी होती है ना? इनमें से कुछ वो होती हैं जो लाइक सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट के लिए यूज की जाए, मतलब लाइक मैथ्स के साथ काम करना है सिर्फ। समझ रहे हो? मेरे को सिर्फ इमेजेस को डिटेक्ट कराना है। कुछ वो लैंग्वेजेस हैं, कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो मल्टीपर्पज के लिए यूज की जाती है, बहुत सारी। ठीक है, अब ये दो लैंग्वेजेस डिवाइड होगी, इनके अंदर भी फिर आगे हमने और पार्ट्स डिवाइड किए। नाम दिया गया हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो होती है जो इजीली ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती है, और जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो इजीली ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नहीं। ठीक है, समझे इतनी बात मेरी? बढ़िया, ग्रेट। चलो, अब देखो वापस से मैं एक बार कंटिन्यू करता हूँ, तो कुछ 3-4 पॉइंट से ज्यादा बड़ी बात नहीं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों यूज की जाती है? मशीन्स के साथ कम्युनिकेट करने में। पहला पार्ट समझ आया? ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत सारी होती है। वो सारी लैंग्वेजेस हमने दो पार्ट्स में डिवाइड की। कुछ ऐसी होती है जो एक काम के लिए यूज की जाए, कुछ ऐसी जो बहुत सारे काम के लिए यूज की जाए। ठीक है, तो इनको बोलते हैं मल्टीपर्पज लैंग्वेज, और वो सिंगल पर्पज लैंग्वेज। ठीक है, देन आफ्टर दैट हमारे पास वो लैंग्वेजेस होती है प्रोग्रामिंग में ही
जो इजीली ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती है और एक वो जो इजीली ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नहीं होती। तो जो अंडरस्टैंडेबल होती हैं उनको हमने नाम दे दिया हाई लेवल, और जो नहीं होती उनको नाम दे दिया लो लेवल। इतना पार्ट समझ आया? तो आप ना प्रोग्रामिंग का यूज करोगे अपने बैकएंड के पार्ट में। आपके पास लैंग्वेजेस बहुत सारी है, ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी लैंग्वेज यूज करके मशीन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। बस हर लैंग्वेज को लिखने का तरीका उसका अलग होगा। जैसे अगर मेरे को हिंदी में कुछ चीज लिखनी है, मेरे को लिखना है जस्ट आज मैं छुट्टी पर हूँ, तो मेरे को ये हिंदी में लिखना है तो उसका सिंटेक्स अलग होगा। इंग्लिश में भी सेम कमांड में लिख सकता हूँ बट उसका सिंटेक्स बस अलग होगा। समझ रहे हो? किसी भी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं ना। तो ऐसे ही कोई लैंग्वेज ऐसी भी होगी जिसमें बड़े अजीब तरीके से लिखा जाएगा, जो मेरे को समझ ही नहीं आएगा, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल जो नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसे ही जितनी भी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, आप सेम कमांड किसी से भी दे सकते हैं, सबका सिंटेक्स अलग होता है। समझे मेरी बात? मशीन के साथ कम्युनिकेट आप किसी भी लैंग्वेज से कर सकते हैं, सिंटेक्स सबके अलग। अब लाइक इनमें सबसे आसान जो सिंटेक्स है वो हमारे पास अभी तक पाइथन का। फिर आर का, आर बिल्कुल पाइथन की तरह ही लिखी जाती है, इसी की तरह काम करती है। अगर आपको पाइथन आ गई है तो उसका सिंटेक्स आप एक दो दिन में पढ़ के पूरा समझ सकते हैं आर कैसे काम करेगी, सेल्फ स्टडी। समझ गए मेरी बात? सो हम ना बैकएंड पार्ट के लिए पाइथन का यहाँ पे यूज करेंगे। अब बैकएंड में भी आपको क्या क्या सीखना होगा, लाइक हमारी एक लैंग्वेज है पाइथन, इसके साथ साथ और क्या चीजें होती है, आपको डेटाबेस की चीजें और पता होना चाहिए। देखो डेटाबेस क्या होता है, लेट्स सपोज एक वेबसाइट है, ठीक है, अमेजन, आप लोगों की, आप मालिक हो किसी के, मान लो ऐसा है ना, सपना में पूछ जाओ। तो ना आप लोग मालिक हो अमेजन के, आपने एक वेबसाइट रेडी कराई, जो वेबसाइट यूजर को दिखेगी वो तो उसका फ्रंट एंड हो गया। अब एक नया यूजर आया, उसने लॉगिन किया, तो उसका नाम, ईमेल एड्रेस, ठीक है, वो सारी चीजें हमारे पास स्टोर है, बैंक के डिटेल्स वगैरह वगैरह हर चीज। जो वो डेटा उसका जहाँ पे स्टोर है उसको बोलते हैं डेटाबेस। समझे मेरी बात? जहाँ पे वो स्टोर है उसको बोलते हैं डेटाबेस। अब डेटाबेस के ऊपर भी काम करने के लिए आपको अलग अलग चीजों का पता होना चाहिए। जैसे कि लाइक डेटाबेस में आपको एक लैंग्वेज होती है एसक्यूएल, इसके ऊपर काम करना आना चाहिए, और एक होती है नो एसक्यूएल, इसके ऊपर काम करना आना चाहिए। ये बेसिक बेसिक आएगा ना थोड़ा थोड़ा, तो बाकी आप सीख जाओगे। समझे मेरी बात? अब ये नीड क्यों है कि ये भी लैंग्वेजेस होती हैं हमारी, डेटा पे काम करना क्यों जरूरी है। लाइक सपोज यूजर का हमारे पास डेटा आया, अब वो डेटा हमने स्टोर कर लिया, अब उसने जो फेल किया वो तो वेबसाइट पे गया ना, वहां से स्टोर तो मेरे सिस्टम पे किया जाएगा। अगर मैं वेबसाइट को कट कर दूंगा तो भी वो डेटा मेरे पास स्टोर रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो वो परमानेंट स्टोर करने के लिए हमें चीजें चाहिए। तो वो परमानेंट डेटा पे काम करने के लिए, जो डेटा हमने स्टोर किया डेटाबेस, उसके ऊपर काम करने के लिए हमें लैंग्वेजेस की नीड होती है। तो उसके लिए ये दो लैंग्वेज यूज की जाती है जो डेटाबेस पे काम करती है, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज पाइथन, जो मेरा काम है सिखाना। दूसरी चीज डेटाबेस आपको आना चाहिए, दूसरी मेन, ये आपका फुल स्टैक का पार्ट है। ठीक है, ये तो आपको आना चाहिए। अब आते हैं डेटा एनालिस्ट। कितने बंदे हैं हमारी क्लास में डेटा एनालिस्ट? पांच छह, चार बंदे, एक दो तीन चार। आपका क्या कुछ, आपका भी फुल स्टैक है? फुल स्टैक दो बंदे, तीन बंदे फुल स्टैक, ठीक है। चलो अब डेटा एनालिस्ट का काम समझते हैं। देखो डेटा एनालिस्ट का काम क्या होता है, डेटा को एनालाइज करना। एनालाइज करने का मतलब क्या है, लेट्स सपोज आप लोग ना डेटा एनालिस्ट बन चुके हैं, ऐसा मानो, और लाइक ये इंस्टीट्यूट है, आप यहाँ पे डेटा एनालिस्ट की जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे आप लोग आए, आप लोगों ने एडमिशन कराया अपना, तो एक फॉर्म आप लोगों ने फिल किया होगा, उसमें कुछ बॉक्सेस होंगे, कुछ आपने भरे होंगे, चेक बॉक्स किए होंगे, कुछ तो टिक किए, बट कुछ आपने ब्लैंक छोड़ दिया। समझ रहे मेरी बात? एक फॉर्म आया, इसमें कुछ ऐसे ऐसे बॉक्सेस थे, ऑप्शंस थे, आपने कुछ यहाँ पे टिक कर दिए, कुछ ब्लैंक छोड़ दिए। अब ऐसे करके हमारे पास हजार बच्चों ने एडमिशन ले ली। अब हमें इस डेटा से कुछ भी इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो हमें डेटा एनालिस्ट की नीड है, तो इंस्टीट्यूट ने आप सबको हायर कर लिया एज अ डेटा एनालिस्ट। तो आप लोगों का काम क्या होगा ये समझ। जो डेटा आपके पास आया है, ये आया है रो फॉर्मेट में, कच्चा डेटा है ना ये,
आप लोग इसको सिस्टम पे चढ़ाओगे पहले, ठीक है, आपकी टीम जो भी बैठी होगी वो पूरी आपको इसको एक टेबुलर डेटा में कन्वर्ट करके देगी, टेबल डेटा, है ना, जहाँ पे बच्चों के नाम एक तरफ होंगे, रोल आईडी नंबर उनके एक तरफ होंगे, कोर्सेज उनके एक तरफ होंगे, फीस वगैरह एक तरफ होंगी। लाइक फिर एक है हमारे पास जिसमें ईमेल एड्रेस है, ठीक है। तो लाइक सपोज जैसे आपने अपना डेटा पहला फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया, इसमें 3 ही वैल्यूज आपको मिली बस, 2 मिसिंग डेटा रह गया। नेक्स्ट फॉर्म आपने उठाया, उसमें 4 वैल्यू फिल, एक में एक वैल्यू उसमें मिस रहेगी। सेम ऐसे ही लाइक इसमें कुछ मिस था, किसी का डेटा पूरा भी, समझ रहे हैं। तो आपके पास ऐसा कुछ डेटा आया, आपका जो वो टाइपिंग मास्टर था जो इस डेटा को एंटर कर रहा था, उसने ना एक एज नाम का कॉलम था इसमें, किसी यूजर की जो थी वो थी 28 एज थी, उसने फिल करते हुए यहाँ पे 2 के साथ डबल 8 लगा दिया बाय मिस्टेक, 288 हो गया, समझ रहे हो, डेटा गलत हो गया। इस सब डेटा को बोलते हैं रो डेटा, समझे मेरी बात। ऐसे ही जब डेटा हम फिल कर रहे थे तो 1000 फाइल्स में से कुछ 50 पेजेस हमारे री एंटर हो गए बाय मिस्टेक, तो वो डेटा डुप्लीकेट भी आ गया, जो डेटा पहले चढ़ रहा था वही डेटा फिर से कॉपी हो गया। तो जो हमारी अगर लाइक मैं इसकी सेल्स के ऊपर में फिर मैं कैलकुलेट करूंगा, तो वो 50 बंदों की सेल तो एक्स्ट्रा बढ़ाएगा, दिखाएगा ना मेरे को, जो कि हमारी एक्चुअल नहीं है, समझ रहे हो। तो डेटा आपकी चीजों को कैसे अफेक्ट करता है, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात। अगर डेटा आपके पास बेकार है, मिसिंग डेटा है, वैल्यूज गलत इनपुट कर दी, उसमें डुप्लीकेट डेटा आ गया, रो डेटा आपके पास ऐसा आएगा, आप लोगों को ये एनालाइज करना है, ठीक है। अब डेटा पे काम करने के लिए, इसको एनालाइज करने के लिए, इसको बढ़िया क्लीन करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए समझना। सबसे पहले आपको एक्सेल आना चाहिए, ठीक है, जिसमें आप डेटा पे काम, फिर आपको थोड़ा सा और एडवांस एक्सेल आना चाहिए। इसमें क्या होगा, एडवांस एक्सेल में आप लोग अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज लगा पाओगे, लाइक 2 शीट्स में सेम डेटा है, या फिर लाइक से 2 मतलब अलग अलग टेबल्स है, अलग अलग शीट्स है हमारे पास एक्सेल की फाइल में, और उन दोनों में डेटा तो अलग अलग है लेकिन सेम यूजर्स का है सारा डेटा, लाइक सब में स्टूडेंट आईडी सेम है दोनों टेबल्स, तो हमें वो डेटा स्टूडेंट का टेबल के अकॉर्डिंग कुछ लिंकअप करना है। अगर मैं कुछ चेंजेस ए शीट में करूं तो उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस बी टेबल में अपने आप सेट होंगे, तो उसके लिए आपको एडवांस एक्सेल आना चाहिए थोड़ा, समझे मेरी बात में। बढ़िया। अब डेटा की बात आ गई है तो आपको डेटाबेस पे आना चाहिए, डेटाबेस पे काम करने के लिए आपको स्ट्रक्चर डेटा पे एसक्यूएल आना चाहिए, ठीक है, थर्ड चीज। इसके बाद फोर्थ आपको फिर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, अगर आपको डेटा लाइक एनालिस्ट हुए, मतलब एज अ प्रोग्रामिंग काम करें, प्रोग्रामिंग से भी आप काम कर सकते हैं, एक्सेल और एडवांस एक्सेल से भी कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग में आप अपनी तरफ से कमांड्स दे सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं ना, कन्वर्सेशन में जैसा मैं चाहूँ वैसा मशीन को कमांड दे सकता हूँ और वो वैसे ही काम करेगी, ये मेरे को मना नहीं कर सकता किसी भी, जब तक मैं सही इनपुट, अगर मैं इसको इनपुट ही गलत दूंगा तो ये नहीं समझ, मतलब इनपुट गलत देने का समझ। हम इस काम के लिए पाइथन का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो पाइथन को लिखने का एक तरीका है जिसको हम उसका सिंटेक्स बोलते हैं, अगर हम उसको उसके गलत वे में लिख रहे हैं तो क्या मशीन उसको समझ पाएगी, नहीं ना। अगर मैं आपको इंग्लिश बोल के सुनाऊं है ना, आप सबको आती है बट मैं ना उसी चीज को कुछ गलत वे में बोलूं तो आपको समझ ही नहीं आएगा, समझ रहे हो। तो सेम ऐसे ही जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका सिंटेक्स फिक्स है, हमें जो सीखना है वो उसका सबसे पहला काम है सिंटेक्स, ठीक है, लिखी कैसे जाती है, बोली कैसे जाती है, समझी कैसे जाती है और समझाई कैसे जाती है, समझे, इतना आप लोगों ने सबसे पहले चीजें सीखी। चलो, पाइथन के अंदर आप लोग और क्या क्या करोगे डेटा को एनालाइज करने के लिए, कुछ मॉड्यूल्स में सिखाऊंगा आपको जैसे कि numpy, pandas, मैटप्लोटलिब और सी, ये चीजें क्या है समझ। जो numpy है ये यूज की जाएगी आपके न्यूमेरिक डेटा पे काम करने के लिए, आपके डेटा में जितना भी न्यूमेरिक डेटा होगा उसको मैनिपुलेट करने के लिए हम numpy का यूज करेंगे। जो ये टोटल मेरी टेबल है पूरी टेबल के ऊपर काम करने के लिए हम पांडास का यूज करेंगे,
अब क्या होता है, इससे हम डेटा को क्लीन करेंगे, डेटा बढ़िया बनाएंगे, जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो रिमूव करेंगे, जो एक्स्ट्रा ये बाय मिस्टेक 288 हो गया था उसको फिल्टर करेंगे और उसको सही करेंगे। समझे मेरी बात? ये सब काम हम पांडा से करें। अब डेटा क्लीन करना और ये सब काम इनका आ गया। ठीक है। अब एक चीज मेरी समझो, अगर ये 1000 बच्चों का डेटा है, 1000 बच्चों की आपने ना कुछ भी सब्जेक्ट्स के लाइक ये बताना डेटा लिस्ट पे हमारे पास कितने एडमिशन हो रखे हैं, पूरे काउंट करके। सर जितने भी डेटा एनालिस्ट है वो कितने हैं, जितने डेटा साइंस है वो कितने हैं, जितने डेटा पे फुल स्टैक है वो कितने हैं। समझे मेरी बात? आपको वो काउंट करके बताना है। तो 1000 वैल्यूज में अगर आप नॉर्मल ऐसे वैल्यू देख के समझोगे तो बहुत मुश्किल होगा। अगर उसी चीज को आप ऐसे समझा पाओ कि फुल स्टैक में कुछ कितने हैं, ठीक है, डेटा साइंस में इतने हैं, डेटा एनालिस्ट में इतने, तो बहुत आसान होगा ये काम समझ। तो मतलब अपने डेटा को ग्राफिकल वे में प्रेजेंट करना, ये होता है डेटा एनालिस्ट का काम। एक अपने इस डेटा को, जो भी आपके पास ये डेटा है, इस वे में प्लॉट करना। अगर आप ये काम प्रोग्रामिंग से करोगे पाइथन से, तो उसके लिए आपको मैटप्लोट्लिब और सी, ये दो चीजें। समझे मेरी बात? पूरा काम आपका इन चारों चीजों से। सो एक आपको एक्सेल, फिर एसक्यूएल, फिर पाइथन, इसके बाद आपको एक आना चाहिए पावर बीआई। ये एक बिजनेस एनालिटिक्स का टूल है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये टूल है बिजनेस एनालिटिक्स का। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपके पास डेटा आएगा, आप उसी पे डेटा पे काम कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, और साथ के साथ अपने अकॉर्डिंग जो डेटा, जो पार्ट आपको विजुअलाइज करना है ना डेटा का, आप तुरंत वहां पे बना सकते हैं। एक साथ मेरे को 10 चीजें विजुअलाइज करानी, मतलब एक साथ मेरे को 10 ग्राफ बना, तो हम बना सकते हैं। और उसको आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, अपने जिनको आप नाम देते हो डैशबोर्ड्स। ठीक है। अगर आप ये डैशबोर्ड बनाना सीख जाते हैं पावर बीआई से, तो ये समझ लो कि एक्सेल आपका, ये डेटा एनालिस्ट आपका आधा पार्ट हो गया। ठीक है। उसके साथ अगर आप एक्सेल भी सीखते हैं तो आपका 60% पार्ट हो गया। फिर पाइथन के साथ वो आपका 90%, उसके साथ एक्सक्यूएल और ऐड हो गए तो वो 100%। समझ आई मेरी तुम्हें? तो आप सबको अपना अपना काम समझ आ रहा है, किसको क्या काम करना है। जो फुल स्टैक वाले हैं उनको क्या करना है, एक वेबसाइट डिजाइन करनी है, उस पर डेटाबेस कनेक्ट करना है, उसकी फंक्शनैलिटीज देखनी है। ठीक है, वो फुल स्टैक का काम होगा। डेटा एनालिस्ट का काम होगा डेटा को एनालाइज करना। अब आते हैं डेटा साइंस की तरफ। डेटा साइंस में हमें क्या करना होता है? मैं काफी देर से बोल रहा हूँ, थोड़ा आप लोग कंटिन्यू करोगे? डेटा साइंस के बारे में थोड़ा आप बताओगे क्या होता है? सर एक टैबलू भी होता है सर। पावर बीआई और टैबलू दोनों सेम बात है, अलग अलग टूल हैं, दोनों बिजनेस एनालिटिक्स के टूल है, मतलब कोई भी यूज कर सकते हैं आप, नो इशू। कुछ कंपनीज टैबलू मांगती है, कुछ कंपनीज पावर बीआई, उनका अपनी डिमांड होती है, जिस पे वो काम कर रहे होते हैं, बंदा भी उसी चीज का हायर करेगी। समझ रहे? डिमांड दोनों की सेम, कोई दिक्कत। हाँ, डेटा साइंस करते डेटा साइंटिस्ट का पाथ ही है ना सर, डेटा एनालिटिक्स। हैं। हाँ बिल्कुल, बात यही है। थोड़ी चीजें ऐड होंगी सर, एडवांस हो जाएगा। जो चीजें ऐड होगी, ठीक है, बढ़िया। 500 लगता है कुछ, जो डेटा साइंटिस्ट बनने आए हैं वो बोल ही नहीं रहे। पढ़ के नहीं आए थे हम लोग पहले। जैसे आप लोगों ने एडमिशन लिया, थोड़ी भी कोडिंग स्टॉप कर दूं, है ना? आपको चीजें समझाता हूँ।